Hello friends, today we will start our next NCERT book, that is our environment, which is of 7th class NCERT book. आज हम स्टार्ट करते हैं। 6th वाली हमने ख़त्म कर दी कम्प्लीटली और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। ये जो बुक है बेसिकली ये अर्थ के बारे में ही है या इंडिया के बारे में ही है, लेकिन इसकी थीम क्या है? एनवायरनमेंट की। आप जो अपने सराउंडिंग में देखते हैं, आपको जो भी चीज़ें घेरे हुई हैं, एक्सेप्ट फॉर यू, आपके लिए सब कुछ सराउंडिंग है। तो उस हिसाब से हमने अपने एनवायरनमेंट को अपनी एक्टिविटीज़ से कैसे चेंज किया है, वो इस बुक की थीम है। और इसमें ये भी बताया गया है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या है। तो उस पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उन्हें, या फिर जो चीज़ें आगे पढ़नी है सच एज बायोडाइवर्सिटी या बायोस्फीयर वगैरह को और डिटेल में इसमें हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा इसका कंटेंट देखते हैं पहले। इस बुक में करीब 9 चैप्टर्स हैं। तो पहला तो है, इन्होंने बता रखा है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, वो देखेंगे हम। देन थोड़ा सा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ एज ए प्लेनेट है। अभी हमने एक्सटीरियर एंड मोशंस तो देख लिए थे, अब हम उसका इंटीरियर भी देखेंगे। देन आवर चेंजिंग अर्थ फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू क्लाइमेट चेंज टू वाटर बॉडीज टू ओशंस एंड टू लैंड degradation, how we are changing our earth even in the outer space such as satellites and crowding of satellite in the space, तो वो देखेंगे। देन एयर का मतलब एटमॉस्फेयर में हमने क्या प्रॉब्लम खड़ी की हैं, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर और उसमें हमने जो प्रॉब्लम खड़ी की हैं ह्यूमंस ने, वो देखेंगे। वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर में हमने क्या प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं, इसके डिटेल्स और फिर कुछ प्रॉब्लम्स जो ह्यूमंस पैदा कर रहे हैं। देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अर्थ की एज ए होल एंड इंडिया की कुछ नेचुरल वेजिटेशन के टाइप जानेंगे हम। 6th क्लास में हमने जनरली कुछ एक एग्जांपल लेके बात की थी, यहाँ हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे और फिर इनके लिए हमने क्या प्रॉब्लम अपने एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें उनके लिए हमने क्या प्रॉब्लम खड़ी की हैं और फिर क्या स्टेप्स लिए हैं उन्हें सुधारने के लिए। देन ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन एनवायरनमेंट में ह्यूमन ने अपना एनवायरनमेंट एज ए स्पीसीज़, अधिकतर स्पीसीज़ तो क्या हैं, नेचर पे ही डिपेंडेंट हैं। वो अगर एनवायरनमेंट को, उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते भी हैं तो थोड़ा बहुत करते हैं। जैसे एक चिड़िया क्या करेगी, अपना घोंसला बना लेगी छोटा सा, तो वो भी मॉडिफिकेशन है एनवायरनमेंट का, लेकिन थोड़ा बहुत। ह्यूमंस ने अपने एनवायरनमेंट को, जो नेचुरल एनवायरनमेंट था, उसे बहुत सब्सटेंशियल वे में, बहुत डेंजरस वे में चेंज किया है। और उसमें मेन है कि हमने पहले तो सेटलमेंट्स, जिसमें विलेजेस एंड सिटीज़ आपने देखा होगा कितनी पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है जो नेचुरल इकोसिस्टम था उसे। देन ट्रांसपोर्ट, हमने चाहे एयरवेज हो, रोडवेज हो, रेलवे हो या फिर वाटरवेज हो, ओशियन में ट्रांसपोर्ट हो, उससे कैसे प्रॉब्लम्स या चेंज किया है अर्थ की सरफेस को, जैसे फिशिंग वगैरह, जो ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम है। एंड कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे हमने पूरा जो प्लेनेट अर्थ पर रहने का तरीका है अपना और बाकी स्पीसीज़ का कैसे बदला है या फिर एंडेंजर किया है, वो देखेंगे। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन में। ये तो हो गए कुछ ह्यूमन एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। अब ये ह्यूमन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन कहाँ देखना है हमें, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ की ये मैक्सिमम है। पोलर रीजन में अभी भी ह्यूमंस की उतनी पॉपुलेशन नहीं है। देन फाइनली हम देखेंगे इसमें एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम क्या होते हैं अभी बात करते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम का हम लाइफ देखेंगे कि वहाँ लाइफ हार्ड होती है, इजी होती है, कैसी होती है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और उसको अडॉप्ट करने के लिए, उस हार्श लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या जो मैकेनिज्म अपनाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट हो, क्या क्या अडॉप्शन उनमें होते हैं, चेंजेस होते हैं जिससे वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द 7th क्लास के जो बुक का सिलेबस है उसका। अब हम आ जाते हैं अपने जो फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास का, दैट इज़ क्या है फर्स्ट चैप्टर। पहले तो ये जान लें कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो चलिए चलते हैं। सो एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? Here in the NCERT
they have given a long story in a very interactive way to teach student what is the real meaning of environment. Let me summarize this for you. मैं इसको समराइज कर देता हूँ. रवि स्टूडेंट है, वो पूछता है अपनी से इस टीचर से व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एंड उसका टीचर आंसर करता है वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर. जो भी आप अपने आप को छोड़ दीजिए, आपके चारों तरफ चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जो भी आपको सराउंड की हुई है, फ्रॉम योर लिविंग स्पेस, जिस कमरे में आप रह रहे हैं उससे लेके जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हैं, जिस प्लेग्राउंड में आप खेल रहे हैं, जिस किचन में या डाइनिंग टेबल पे आप खाना खा रहे हैं, जिन स्टार्स को या प्लैनेट्स को आप देख रहे हैं, या फिर जिस म्यूनिसिपैलिटी के आप एरिया में रह रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, फॉरेस्ट टू वाइल्ड लाइफ, एवरीथिंग इज़ योर एनवायरनमेंट. इसमें दो एनवायरनमेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा मैं यहीं बता देता हूँ. एनवायरनमेंट एक तो हो गया आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो आपको डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा हो, प्रेजेंट टाइम में आपको वो डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहा हो. जैसे कि आप जिस घर में रह रहे हो, आप जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, या फिर आप जिस प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, या और भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो जो आपको डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रही हैं, आपके डायरेक्टली मतलब की हैं, वो तो हो गया आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट. देन उसके अलावा, इमीडिएट एनवायरनमेंट के अलावा मैंने बोला आपके लिए पूरी यूनिवर्स, जो भी स्टार, सोलर सिस्टम, प्लेनेट अर्थ, पूरा इंडिया एज ए नेशन, आपका स्टेट, आपकी सिटी, ये बाकी की चीज़ें जो आपकी इनडायरेक्टली वे में इम्पेक्ट कर रही हो या ना भी कर रही हो, जो लेकिन वो एनवायरनमेंट में काउंट होता है, वो हो गया रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. उसे हम क्या बोल देते हैं, रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट में ही काउंट होंगे सारी की सारी चीज़ें जो आपको डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रही हैं एट प्रेजेंट, उन्हें हम इमीडिएट एनवायरनमेंट बोल देते हैं. तो वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर, फ्रॉम स्टार्स टू योर फ्रेंड्स टू योर टीचर्स, एंड वॉट एवर यू सी इज़ योर एनवायरनमेंट. अर्थ के एनवायरनमेंट की एक ख़ास बात है कि उस पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में, कि वो लाइफ को सपोर्ट करती है. एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. अर्थ पे तो ये बात ट्रू है कि एनवायरनमेंट हमारे बेसिक लाइफ को सपोर्ट करती है. अगर आप अर्थ के अलावा और कहीं चले जाएं, जैसे स्पेस में चले जाएं, तो वहाँ विदाउट ऑक्सीजन के आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. या फिर आप मार्स पे चले जाएं, तो वहाँ भी यही प्रॉब्लम है. किसी भी प्लेनेट पर चले जाएं, तो अर्थ का एनवायरनमेंट इस मामले में थोड़ा सा रहम खाने वाला है, या फिर उसे बोल दीजिए हमारे लिए दे रहा है कुछ चीज़ें. लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इस मामले में अच्छा है. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. सो अर्थ का एनवायरनमेंट हमारे कैसे मदर की तरह है, जो हमें नर्चर करता है, अनलाइक अदर प्लैनेट्स और आउटर स्पेस, या फिर कहीं हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आप चले जाइए जहां आपको ये बेसिक चीज़ें ना मिलें, तो आपको फिर इन सब चीज़ों की कीमत विद इन फ्यू सेकेंड्स समझ में आ जाएगी. तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी मदर अर्थ है, जो हमें नर्चर कर रही है, नेचर है जो हमारा, उसे प्लीज़ डिस्ट्रॉय ना करें, उसे संभाल के रखें. देन रवि थॉट अलाउड, ऑल्दो सोचते हो आप तो मन में ही सोचते हो, पर ये बच्चों को समझाने के लिए, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. सो ये क्या हो गया, रवि के लिए एनवायरनमेंट हो गया. यस सेड द टीचर, टीचर ने बोला यस, बिल्कुल एनवायरनमेंट क्या है, आपको छोड़ दीजिए, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए एनवायरनमेंट है. बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. अदर्स आर मेड बाय पीपल. फॉर एग्जांपल, जिस घर में रह रहे हो, होम, कार्स, क्लॉथ, बुक्स, रोड्स, रेलवेज एट्सेट्रा. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होने लगा है कि अनलाइक अदर स्पीसीज,
अदर स्पीसीज आर मेजरली डिपेंडेंट ऑन नेचर। चिड़िया ने, एक बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया, घोंसला बनाया, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है नेचर से। ऑल्दो उसने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया है, पर बहुत माइन्यूट वे में, है ना। ये घोंसला बनाया उसने अपना, और यहाँ अपने बच्चे रखे उसने, तो ये बहुत माइन्यूट वे में चेंज है। ये भी क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है एक तरह से। लेकिन ह्यूमंस ने जो ये क्या बर्ड मेड एनवायरनमेंट हो गया। ह्यूमंस ने जो एनवायरनमेंट को चेंज किया है वो इससे कहीं ज़्यादा सब्सटेंशियल वे पे है। हमने अर्थ को पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज करके या ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है, ऑल्दो इन ए नेगेटिव वे, है ना, गलत वे में पॉल्यूट कर दिया है हमने अर्थ को, और ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया है। सो हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। कार फ्यूम्स आपको पता है, दिल्ली का भी एयर पॉल्यूशन का डेटा आप देखिए 500 ppm के करीब है, पार्ट्स पर मिलियन। PM 2.5 या फिर जो भी PM 10 जिसकी भी बात चल रही है, पार्टिकुलेट मैटर एंड पार्ट्स पर मिलियन, दोनों चीज़ें याद रखनी है, ये सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। वाटर इज़ कलेक्टेड इन ए पोर्ट। उसके अलावा वाटर को पॉल्यूशन किया है, पर मॉडिफाई करने का एक एग्जांपल दे रखा है कि वैसे तो ये नेचुरली रिवर्स या स्ट्रीम्स में बहता था, या फिर पॉन्ड में, या नेचुरल जो बेसिन अकर करती थी उसमें भरा हुआ रहता था, पर हमने इसे घड़ों में भी भर लिया है। फूड इज़ सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। पहले फूड कैसे मिलता था, हाथों पे ही खा लेते थे, जो आदि मानव कह लो या जो ट्रेडिशनल ह्यूमन बींग्स हाथों पे या पत्तों पे ही खा लेते थे। अब वो किस में होने लगा है, प्लेट्स में या वेसल्स में सर्व्ड होने लगा है। और जिस लैंड पे पहले ज़्यादा से ज़्यादा झोंपड़ियाँ बनती थी ह्यूमंस की, अब वहाँ क्या बनने लगी हैं, फैक्ट्रियाँ बनने लगी हैं, जो कि उसी लैंड को बर्बाद कर रही हैं जिस पर वो बनी है। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। दिस, ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल हैं। आप सबसे बड़े एग्जाम्पल तो है एग्रीकल्चर से, हमने पूरा फॉरेस्ट को काटा, उस पर एग्रीकल्चर किया, उस पर हमारे विलेजेस और सिटीज़ को बसाया। ये लैंड का ट्रांसफॉर्मेशन है। देन एयर का ट्रांसफॉर्मेशन, और लैंड में एक और माइनिंग की वजह से जो हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इवन क्रस्ट की जो इंटीरियर है उसे भी डिस्ट्रॉय किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एयर को हमने पॉल्यूशन से डिस्ट्रॉय किया, वाटर को भी हमने जो भी गार्बेज है उसमें थ्रो कर करके पॉल्यूशन से बर्बाद किया है बहुत बड़े लेवल पे। सो वी आर सब्सटेंशियली मॉडिफाइंग आवर एनवायरनमेंट इन ए नॉट इन ए इको फ्रेंडली वे, रेदर इन ए अनसस्टेनेबल एंड डेंजरस वे। सो यहाँ जो हमने बात की थी कि कुछ कंपोनेंट एनवायरनमेंट्स के, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के कुछ नेचुरल हैं, कुछ ह्यूमन मेड हैं। तो बेसिकली है वाटर, एयर, लैंड। अगर हम एक मोटे तौर पे ले लें तो सब कुछ जो नेचुरल एग्जिस्ट करता है, और बायोस्फीयर, लिविंग थिंग्स अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट ये हो जाएगा, ठीक है, इन चारों स्फीयर्स में कंटेन हो जाएगा। देन लिविंग थिंग्स में वैसे तो ह्यूमंस भी आ जाते हैं, पर अगर हम इसके बाहर रखें तो ह्यूमंस को अलग भी रख सकते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के फेयर होने लगे हैं, नेशन बनने लगे हैं, पार्लियामेंट में कई सारे लोग बैठे हैं। अपार्ट फ्रॉम जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो तो ह्यूमन मेड हो जाएगी, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो जाएगा, पर्टिकुलरली ह्यूमन से ही बना है। पार्क, ब्रिजेज, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, माइनिंग एट्सेट्रा, पूरी दुनिया अब हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट से भर दी है। नेचुरल एनवायरनमेंट्स ख़त्म कर दिए हम लोगों ने। देन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो ह्यूमन जिनमें इंटरेक्शन होता है, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन ए नेशन। तो ये तो हो गए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये तो हो गए एक तरीका देखने का कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स को, कि भाई नेचुरल हो गए एंड ह्यूमन से रिलेटेड, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो ह्यूमंस ही हो, ह्यूमन रिलेटेड हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट
एक तो एनवायरनमेंट को ऐसे क्लासिफाई करते हैं, पर इकोलॉजिकल स्टडीज़ में, बायो मास की या लाइफ की स्टडी में जब हम ऐसे अर्थ को पूरा इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें कि कुछ कैसे नॉन लिविंग एलिमेंट हैं जैसे एयर, वाटर एंड लैंड, और कुछ लिविंग एलिमेंट हैं, तो जब हम इसे ऐसे देखते हैं, लिविंग एलिमेंट है, नॉन लिविंग एंड लिविंग एलिमेंट है, जब हम इसे ऐसे देखते हैं तो हम इसको पूरे को क्या बोल देते हैं, अर्थ को इको स्फीयर, और उसमें फिर जो डिवीज़न होता है वो हम करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में। तो आपके एनवायरनमेंट में आपको छोड़ के दो टाइप की चीज़ें रहेंगी, एक तो बायोटिक मतलब सिंपल आप समझ लीजिए लिविंग, आपके माता पिता भाई बहन से लेके जो भी इंसेक्ट या भालू या फिर टाइगर जो भी जहाँ जिंदा है प्लेनेट अर्थ पे, वो हो गया एक तो लिविंग एनवायरनमेंट का पार्ट, एंड अबायोटिक ये लगा दिया मतलब विच इज़ नॉन लिविंग, जो भी नॉन लिविंग, विच इज़ नॉन लिविंग, इसका मतलब ये हो गया लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये हम बेसिकली ये क्लासिफिकेशन जो है ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, ये आपको समझाने के लिए, नेचुरल एंड मैन मेड समझने के लिए, बाकी बायोलॉजी ये पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। इकोसिस्टम को बाद में देखेंगे, पहले इस पे आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट पे। ये क्या है, इसकी 6th क्लास की बुक में भी बात की थी हमने जब मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे। तो लिथोस्फीयर, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है जो कि सॉलिड है, जिस पे हम रह रहे हैं या जिस पे ओशियन का पानी भरा हुआ है, उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कहीं पे इस पर वाटर है, कहीं पे सॉइल्स हैं, कहीं पे स्टोन्स ही हैं, और सॉइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, सॉइल के भी नीचे स्टोन्स ही है फाइनली, और उसमें कुछ ग्राउंड वाटर भी है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटिव, प्लेन्स एंड वैलीज। आगे हमने देखा था 6th क्लास की एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे कि जो लिथोस्फीयर है उसके कुछ मेजर लैंड फॉर्म्स होते हैं, मेजर फीचर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लैंड एंड इट्स फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स, हैंस उन्हें क्या बोल देते हैं हम, लैंड फॉर्म। लैंड की फॉर्म, लिथोस्फीयर की कुछ फॉर्म्स होती हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लैंड फॉर्म्स। एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स पे भी हमने देखा था क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि हवाईयन था जो कि पानी से बाहर आ गया तो आइलैंड बन गया है, एंड और क्या होता है वहाँ, मिड ओशियनिक रिजेज और ट्रेंचेस जो वैलीज पड़ जाती हैं सबडक्शन जोन में, जहाँ ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रही होती है। तो ये सारा हम एक तरह से देख चुके हैं, आप फिर से देख लीजिए, मैंने बता दिया। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। आप जहाँ रह रहे हैं, आपके जहाँ खेती हो रही है, आपके जहाँ फॉरेस्ट है, आपके जहाँ लाइवलीहुड है, लाइव स्टॉक है, और आप जहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री से लेके सारी चीज़ें मेजरली हमारी कहाँ हैं, लैंड पे ही हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। वाटर चाहे ओशन में हो, चाहे आइस कैप्स में हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो आपकी बॉडी में हो, ये याद रखना है, चाहे वो आपकी बॉडी में ही क्यों ना हो, या वो किसी प्लांट की बॉडी में क्यों ना हो, या वो ग्राउंड वाटर हो, सारा के सारा वाटर किस में कंसीडर किया जाता है, हाइड्रो मतलब वाटर, एंड हुड्रो मतलब वाटर, एंड स्फीयर मतलब वो उसकी साइकिल समझ लीजिए जहाँ जहाँ वो एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अदर प्लेनेट पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है सरफेस पे लिक्विड फॉर्म में, और शायद इसीलिए वहाँ लाइफ नहीं है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, है ना। अर्थ के चारों तरफ कुछ आप ये कह लीजिए 50-60 किलोमीटर तक एक थिन लेयर ऑफ एयर है जो कि सबसे डेंस कहाँ है, नियरेस्ट टू द अर्थ है, और फिर इसकी डेंसिटी घटते जाती है। 50-60 किलोमीटर तक आपको मैक्सिमम डेंस एयर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद बहुत स्पार्सली एयर पार्टिकल्स मिलते हैं करीब 600-700 किलोमीटर तक। तो यहाँ तक हम एटमॉस्फेयर को कंसीडर कर लेते हैं, ये थोड़ा डेंस रहता है, ये फिर
स्कैटर्ड पार्टिकल ऑफ एयर रहते हैं, बहुत ही रेयर रहता है, वहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते हैं एयर के, फिर भी लेकिन मिलते हैं कुछ ना कुछ, तो हम इसे अप टू एक्सोस्फीयर भी बोल देते हैं। यहाँ तक कुछ हमें एयर मिल जाती है जो कि अर्थ को सराउंड नहीं रहा है, किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटी है अर्थ की, जिसकी वजह से हम इस पर टिके हुए हैं, उसी वजह से एयर मॉलिक्यूल भी इस पर बंधे हुए हैं चारों तरफ से स्फीयर पे। और ये क्या करती है, हमें क्या प्रोवाइड करती है? नॉट ओनली O2, लोग सोचते हैं एनवायरनमेंट का रोल सिर्फ O2 तक ही है, एटमॉस्फेयर का रोल N2। आप किसी भी ऐसा प्लांट नहीं मिलेगा जो विदाउट N2 सर्वाइव कर जाए, और ना ह्यूमंस। ये एक मेजर न्यूट्रिएंट है ह्यूमंस में भी एंड प्लांट्स में, एनिमल एंड प्लांट्स में भी, तो ये दोनों प्रोवाइड करता है। और मेजर रिजर्वॉयर है बोथ ऑफ O2 एंड N2, एंड दिस इज एसेंशियली लाइफ सर्वाइविंग थिंग। इसके बिना आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, इसके बिना इसे तो खाने से भी ले सकते हैं, पर ये तो आपको 24 घंटे जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तब आपको चाहिए। एटमॉस्फेयर हमने बात की थी कि इसमें एक ओजोन की लेयर होती है, O3 की लेयर होती है, O3 मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे O2 रहता है, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। दो एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 3 एटम होते हैं, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ये ऐसे बंधे रहते हैं, और ये क्या करते हैं, जो यूवी रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अल्ट्रावायलेट, जो कि हमें स्किन कैंसर वगैरह चीज़ें कर सकती हैं, या और भी हार्मफुल चीज़ें ह्यूमंस के लिए, अदर एनिमल्स के लिए एंड प्लांट लाइफ के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्फीयर है, मैग्नेटोस्फीयर जिसे बोल देते हैं, वो हमें जो सन से आ रहे चार्ज्ड पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा रेज, इन सब से बचाता है। अपार्ट फ्रॉम रेज तो आ ही रही हैं, रेज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हो गई, ये कुछ चार्ज्ड पार्टिकल रहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल, चार्ज्ड हाइड्रोजन पार्टिकल, इनसे ये हमें बचाता है ही। ये इन्हें कहाँ डायरेक्ट कर देता है? मैग्नेटोस्फीयर पोल की तरफ, अंदर नहीं आने देता है, पोल की तरफ, तो इसकी वजह से वहाँ ऑरोरा का भी फॉर्मेशन होता है, शाइनिंग लाइट्स इन द नाइट स्काई ऑफ पोलर रीजन, है ना। ये बहुत फेमस चीज़ें हैं, आपने कभी शायद सुनी होंगी, तो ये इससे भी बचाता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो बेसिकली जो हमारा वेदर एंड क्लाइमेटिक फेनोमेना है वो सारे होते कहाँ हैं? एटमॉस्फेयर में। तो ऑब्वियसली वहाँ चेंज होगा तो वेदर और क्लाइमेट हमारा चेंज होना है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। अब ये 3 की बात हो गई जो अबायोटिक कंपोनेंट है। फोर्थ है बायोस्फीयर। अगर हम प्लांट, एनिमल और जो बाकी लिविंग थिंग्स हैं, वायरस से लेके ह्यूमंस तक, सिंपलेस्ट से लेके कॉम्प्लेक्स तक, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस तक, सारी की सारी हम उन्हें किस में काउंट कर लेते हैं? बायोस्फीयर में। और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? बायोस्फीयर जहाँ लिथोस्फीयर यानी लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल हो, चाहे कम क्वांटिटी में ही क्यों ना हो, इनमें से कोई ज़्यादा में हो कोई कम में हो, वहीं ये एग्जिस्ट करता है। यही तो अर्थ की खासियत है, यही तो हमारे मदर जो नेचर है उसकी खासियत है कि वो हमें ये प्रोवाइड करवाता है और हमें लाइफ को नर्चर करता है, जो कि अदर प्लैनेट्स पे नहीं है। देन आ जाते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। आपने ये वर्ड सुना होगा, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सब क्या है? इको इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो मैंने लिविंग प्लस नॉन लिविंग जो भी कंपोनेंट हैं एक एनवायरनमेंट में, एक एनवायरनमेंट के लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं आपस में। लिविंग वाले आपस में भी करेंगे। मान लीजिए ये 10 केंचुए यहाँ पे पड़े हुए हैं और ये कहाँ पड़े हुए हैं? किसी गोबर में या काउडंग में पड़े हुए हैं केंचुए, ठीक है। तो ये जो केंचुए हो गए, ये हो गया और इस इकोसिस्टम का, ये हो गया एक इकोसिस्टम, और जो केंचुए हो गए वो हो गए लिविंग पार्ट या बायोटिक पार्ट, एंड जो नॉन लिविंग यानी गोबर जो काउडंग है वो हो गया नॉन लिविंग पार्ट हो गया। तो इसे हम एक इकोसिस्टम बोल देंगे।
एनी सिस्टम इन विच देयर इज एट लीस्ट वन लिविंग थिंग एंड द सपोर्टिंग नॉन लिविंग थिंग, और एट लीस्ट वन लिविंग थिंग, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसका जो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक बूंद, वाटर की बूंद में एक बैक्टीरिया से लेके, जो कि किस पे डिपेंडेंट है, उस वाटर मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट है, वहाँ से लेके पूरे अर्थ, जहाँ पे कई सारे एनिमल्स, प्लांट्स, वैरायटी ऑफ बिलियंस ऑफ स्पीसीज किस पे डिपेंडेंट है, अर्थ के जो पूरा इकोसिस्टम है, पूरा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और हाइड्रोस्फेयर है, उस पर डिपेंडेंट है। ऐसे इकोसिस्टम को, कंप्लीट अर्थ के इकोसिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, इकोस्फेयर। बायोस्फेयर और इकोस्फेयर में ज़रा फ़र्क बताइए। बायोस्फेयर में हम सिर्फ लिविंग चीज़ें काउंट करेंगे जो अर्थ पे हैं, इकोसिस्टम में हम वो नॉन लिविंग थिंग्स भी काउंट करेंगे, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जो इन लिविंग थिंग्स को सपोर्ट कर रही हैं। सो ये हो गया आपका इकोसिस्टम, और ये सारी ऑब्वियसली कनेक्टेड है, जैसा कि बताया, क्योंकि लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन सर्टेन फेवरेबल कंडीशन ऑन द अर्थ, तो इनका सबका कनेक्शन है। ये लाइफ भी वाटर पे डिपेंडेंट है, ये भी वाटर पे, ये भी वाटर पे। अब वाटर को आप अर्थ में कहीं से भी पॉल्यूट करना स्टार्ट कीजिए, इसको प्रॉब्लम होगी। सारी लाइफ फॉर्म वाटर, लैंड एंड एटमॉस्फेयर पे डिपेंडेंट हैं, तो आप कहीं भी प्रॉब्लम कीजिए इकोसिस्टम में, किसी एक इकोसिस्टम में प्रॉब्लम कीजिए या कहीं भी पॉल्यूट कीजिए या फिर डिस्टर्ब कीजिए, तो चेंजेस सब जगह दिखेंगे। इंटरडिपेंडेंसी हो सकता है, कम हो ज़्यादा हो। इंडिया का जो पोर्शन है, अगर यहाँ पॉल्यूशन कर रहे हो आप, तो हो सकता है आपको पोलर रीजन में ज़्यादा पता ना चले, लेकिन जो सराउंडिंग रीजन है उसमें पता चलेगा, और पोलर में भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोज यू आर टू एन एनवायरनमेंट जिसमें कि डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, आप पे भी इम्पैक्ट होने वाला है, ये डेफिनेट है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। अगर हम अर्थ को एक इकोसिस्टम मान लें, जिसे हम क्या बोल देते हैं, इकोस्फीयर, तो इसका मतलब आप कहीं भी डिस्टरबेंस कीजिए, आप अमेज़न में, ब्राज़ील में रेन फॉरेस्ट को काटिए, या फिर जापान में ओवर फिशिंग कीजिए, ट्यूना या जो भी बड़ी फिशेज हैं उनकी, इसके इम्पैक्ट, या फिर आप यूरोप में लार्ज इंडस्ट्री लगाइए और उससे पॉल्यूट कीजिए एयर को, इसके इम्पैक्ट आपको एशिया से लेके पूरे पोलर रीजन तक, चाहे वो मैमल हो, चाहे वो सी मैमल्स हों, जो सी में रहने वाले लिविंग क्रिएचर्स हों, मैमल्स हों, या फिर वो लैंड लिविंग फॉरेस्ट हों, प्लांट्स हों या एनिमल हों, उन सब पे दिखेगा। तो यही खास बात होती है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। ये सारी की सारी चीज़ें कहीं भी हों, एक इकोसिस्टम में, एक ही हम इकोस्फीयर पर रह रहे हैं, अर्थ पर रह रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस बीइंग्स आर depend on their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. Immediate surrounding पे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, लेकिन जो ओवरऑल सराउंडिंग है, अर्थ का जो ओवरऑल सिस्टम्स हैं तीनों, जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ओवरऑल उस पर भी आप डिपेंडेंट हो ही, और अगर वो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो आज नहीं कल वो उसका इम्पैक्ट आप तक पहुंचेगा। तो वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को इन्होंने समझा रखा है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि ऑन इट्स ओन सर्वाइव कर जाए। मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, और आप कहीं बैठ के जहाँ भी देख रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपने ऑन योर ओन ही सर्वाइव कर रहे होंगे। आप हो सकता है कुछ देर पहले खाना खा के आए हों, सुबह नहाया हो आपने, और फिर जाके खाना खाना पड़े, आप 24 घंटे एयर ब्रीथ कर रहे हो, तब आपको याद आया कि अरे भाई बाहर कितना पॉल्यूशन है मेरे रूम के बाहर, नेचुरल एनवायरनमेंट में ह्यूमंस की वजह से। तो इस वजह से आपको ये समझ में आएगा कि वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप पानी भी पियोगे तो आप नॉन लिविंग पे भी हो गए, आप खाने वाले के पास गए तो आप लिविंग पे भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें
क्या दर्शाती है, क्या दिखाती हैं कि इकोसिस्टम इज ए डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स, चाहे वो बायोटिक हो अबायोटिक हो, उनका एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम। और अब पूरे अर्थ की इंटरडिपेंडेंस को एक दूसरे पे हम क्या बोल देते हैं, इकोस्फीयर। ये हो गया। जैसे मैंने बोला था कि सारी चीज़ें पढ़नी वही हैं, अर्थ के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, बस किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, एनवायरनमेंट या इकोलॉजी, इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हम इनकी कीमत समझ सकें, हम इनकी इंटरडिपेंडेंस समझ सकें। अभी जब तक हमने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पढ़ा था तब हमें नहीं समझ में आ रहा था, या बायोस्फीयर, कि कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं और इनमें डिस्टर्बेंसेस का क्या फ़र्क पड़ेगा, वो अब हमें यहाँ दिखने लगा है। अब आ जाते हैं हम कि ह्यूमंस ने अपना एनवायरनमेंट, जो पहले नेचुरल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता था, अब ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में जाएंगे। इंडिजिनस पीपल या आदिवासी जिन्हें बोलते हैं, वो अब भी काफ़ी नेचर से क्लोज रहते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं उसे और अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं उसी में। ऐसे ही पहले हमारे जो दादा परदादा थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो भी करते थे। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग विदाउट मॉडिफाइंग मच ऑफ द थिंग्स। ज़्यादा मॉडिफाई किए बिना ही वो रहते थे। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये तो सारी स्पीसीज़ करती हैं। आप एक चिड़िया के घोंसले से लेके नेवले के जो वो भी दर्रा जिसमें बनाता है रहता है, वहाँ तक सारी चीज़ें स्पीसीज़ मॉडिफाई करती हैं। और अर्ली ह्यूमंस भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते थे। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम देयर नेचर अराउंड देम। विद टाइम नीड ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। क्या हुआ, टाइम के साथ ह्यूमंस ने कुछ चीज़ें ईजाद की तो उसके पास और फालतू टाइम आ गया, जिससे वो बैठ के कम ही समय में अपना भोजन एकत्रित कर सकता था, इकट्ठा कर सकता था, और बाकी के टाइम पे वो फिर से इन्वेंशन करने लगता था, या फिर उसे किसी पर्टिकुलर चीज़ की नीड होने लगी। नीडें भी वेरिड करने लगी। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स करीब 12,000 ईयर्स अगो, है ना, 12,000 ईयर्स अगो। नियोलिथिक जिसे पीरियड हम बोलते हैं, उसमें ह्यूमंस ने क्या स्टार्ट कर दिया था, फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड ए सेटल्ड लाइफ। पहले तो ये नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक मतलब जैसे कुत्ता बिल्ली जीते हैं आजकल के, भागा दौड़ी इधर उधर, और जहाँ खाना मिल जाए वहाँ ही बसेरा है। ऐसे ही ह्यूमंस का था, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर आ गई तो फिर ये डोमेस्टिकेटेड या सीडेंट्री फॉर्म ऑफ लाइफ हो गई। सीडेंट्री मतलब एक ही जगह पर रहने वाली, सीडेंटरी। सेटल्ड या डोमेस्टिक लाइफ हो गई। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, वाटर सिस्टम एमर्ज्ड। तो शुरू में तो वाटर सिस्टम एमर्ज हुआ, कॉइन वगैरह नहीं थे, मनी सिस्टम नहीं था। वाटर सिस्टम क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड फॉर अनदर गुड। तो मनी नहीं था तो आप कैसे ना कैसे तो एक्सचेंज करेंगे, तो ये था। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ यूरोप में, तब से हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन की करने की भी लत लग गई, प्रॉफिट्स की लत लग गई। और अब उस क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, आप उसे कंज्यूम करवाओगे तो उसके लिए ऐड देके, एडवर्टाइजमेंट देके, नए नए मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ को बोल के कि ये अच्छे हैं, हमने एडवर्टाइज़ किया है। आप टीवी को देखिए, डेली यही करते हैं वो लोग। सेंसोडाइन, अब तुम्हारे दांतों में चाहे कभी झंझनाहट हो रही हो या नहीं, पर अब हो रही होगी क्योंकि आपने ऐड देख लिया है और अब आपको सेंसोडाइन ही यूज़ करना है। तो उन्होंने एक नए प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा दी, ऑल्दो पहले थी या ज़रूरत थी, है या उसकी या नहीं, बिल्कुल। तो ऐसे ये सारी चीज़ें चली। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लग गए तो लार्ज स्केल कंजम्पशन होने लग गए। तो हम जो अपने एनवायरनमेंट को
लार्ज स्केल में भी डिफॉर्म या डिस्ट्रॉय करने लग गए या चेंज करने लग गए इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन स्पीडियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब तो ऐसा हो गया है कि किसी भी व्यक्ति में पेशेंस नाम की चीज़ नहीं रही है, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप, नॉट द विजडम ऑफ द वर्ल्ड बट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप। तो आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है और आपसे जानने वाला ज़्यादा कोई है नहीं। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? सिंपली एडवर्टाइजमेंट की वजह से कि भाई समर में हमें वाटरमेलन ही खाना है, चाहे आप टुंड्रा या टैगा में यानी पोलर रीजन में क्यों ना रह रहे हो, है ना, वहाँ समर होती नहीं है। फिर भी अगर महीना मार्च अप्रैल का है तो आपको वहाँ भी वही खाना है। और विंटर्स में आपको क्या खाना है? रोस्टेड पीनट। चाहे आप इक्वेटर पे ही रह रहे हो जहाँ कभी विंटर नहीं आती, लेकिन विंटर आई है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यूरोप में विंटर आई है, तो डेफिनेटली अफ्रीका में भी रोस्टेड पीनट की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ भी हमने लोगों को आदत डलवा दी है। अपार्ट फ्रॉम जो ज़रूरत है उसके अलावा भी हमने चीज़ों को एक्सटेंड किया है, अपनी डिज़ायर्स को लिमिटलेस कर दिया है, तो उससे ये प्रॉब्लम आ रही है। हाउएवर ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। आप ये समझ लीजिए, ये इकोस्फीयर जो है, अर्थ एक अनलिमिटेड या फिर कह लें इन्फिनाइट प्लेनेट नहीं है। इसमें जो लिविंग थिंग्स हैं या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी एक लिमिट है। आप गंदा करोगे, पानी बहते बहते हुए साफ़ हो जाएगा। इकोसिस्टम की कुछ सर्विसेज हैं, लेकिन वो लिमिट है उनकी। आप एक लिमिट तक गंदा करोगे तो वो साफ़ कर लेंगे, आप एक लिमिट तक फिशिंग करोगे तो वो फिर से रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, आप एक लिमिट तक जंगलों को काटोगे तो फिर से वो रीग्रो हो जाएंगे। लेकिन अनलिमिटेड आप करने लगे, आपकी डिज़ायर्स अनलिमिटेड हो गई, तो फिर ये इम्पॉसिबल है। तो फिर वो कोप अप नहीं कर पाएगा। जिस स्पीड से हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उस स्पीड से वो रिकवर नहीं कर पाएगा। इसी टर्म को क्या बोल देते हैं हम? अनसस्टेनेबल। ऐसा मेथड जो कि अनसस्टेनेबल, नॉन सस्टेनेबल हो, सस्टेन नहीं कर सकता हो एक सिस्टम अपने आप को, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? अनसस्टेनेबल। तो अभी ह्यूमंस का जो ग्रोथ है, जैसे डेवलपमेंट के नाम पे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम पे हम जो भी कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन, वो क्या है? अनसस्टेनेबल। इसीलिए करीब 1950 से लोगों ने कुछ जो कंसर्न्ड थे एनवायरनमेंट को लेके, उन्होंने बोला वी आर हार्मिंग अवर नेचुरल एनवायरनमेंट, जिस पे कि लाइफ और हम लोग डिपेंडेंट हैं। देन 1992 तक जाते जाते सब लोगों को लगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। उससे पहले एक और चीज़ हुई थी 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमने जो अपनी लाइफ सस्टेनिंग ओजोन लेयर थी स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको बिल्कुल डिप्लीट कर दिया था, होल बना दिया था। तो उस पर सब देश एग्री हुए कि ऐसे सब्सटेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs हम नहीं छोड़ेंगे जो कि ओजोन जो मॉलिक्यूल है उसे ब्रेकअप कर रहा है और फिर वहाँ से UV रेज अंदर आ रही हैं। तो इस पे एग्री हुए। फिर 1992 में हम एक वाइड रेंज ऑफ थिंग्स पे एग्री हुए कि कैसे हम जो डेवलपमेंट है ह्यूमंस का प्लेनेट अर्थ पे, उसे विदाउट हार्मिंग जो हमारी मदर अर्थ है या फिर मदर नेचर है, उसकी जो कैपेबिलिटी हैं उनको हार्म किए बिना हम कैसे इस प्लेनेट पे ग्रो भी कर सकते हैं और वो सस्टेनेबल भी हो, कि मतलब आगे की फ्यूचर्स की जनरेशन के लिए भी प्लेनेट बचा रहे, अदर स्पीसीज़ के लिए भी प्लेनेट बचा रहे और हम भी ग्रो कर सकें। तो उसमें कुछ एग्रीमेंट हुए जिसमें से दो इम्पोर्टेंट हैं। तीनों इम्पोर्टेंट है, तीन हुए थे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कि जो हम एटमॉस्फेयर को गंदा कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, क्लाइमेट चेंज पर रोक लगाई जाए। देन बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, चाहे वो पोचिंग की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से,
उसको कम किया जाए, एंड ए कन्वेंशन ऑन टू स्टॉप एंड कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसकी देखिए आप पूरा नाम क्या है, बेसिकली इट इज़ ए कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 3 बातों पे मोर और लेस सब लोग एग्री हुए। इनके अंदर कई सारी मीटिंग्स हो रखी हैं और उनमें 2015 की जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, और अभी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो भी इसी में हुआ है, और उसमें देश कुछ बातों पे एग्री किए हैं कि हमें सस्टेनेबल, हमें डेवलपमेंट की डायरेक्शन ये करनी है। ये तो हो गई कुछ जो देश एग्री किए हैं। अपार्ट फ्रॉम जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने भी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs कब स्टार्ट किए थे, 2000 में से लेके 2015 तक, एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से लेके 2015 तक। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहले तो इनका फोकस तो था कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे, कि पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, अनएजुकेशन है वो, और जो डिजीज़ेज हैं उनको रोका जाए। लेकिन अब हम आ गए हैं SDG 2016 से लेके 2030 तक कि भाई ये तो ग्रोथ और ह्यूमन के जो पॉवर्टी एरेडिकेशन है या फिर हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देना, ये तो चलता ही रहेगा। साथ में हमें जो अपना एयर वाटर एंड लैंड है, एयर वाटर लैंड एंड लाइफ ऑन लैंड एंड इन द ओशियंस, सब पे हमें, एंड आप ये कह लीजिए बायोस्फीयर, इस पे हमें ध्यान देना है। अदरवाइज वी आर एंडेंजरिंग द फ्यूचर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, द ओनली इनएविटेबल प्लेनेट। लाइफ इनएविटेबल प्लेनेट पे जो लाइफ के लिए जो कंडीशंस हैं उन्हीं को हम थ्रेटन कर देंगे। सो दिस इज़ आवर एनवायरनमेंट की बेसिक मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। प्लीज़ एक क्वेश्चनों को आंसर कीजिए एक एक से। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, इन सब को आंसर कीजिए। और अगर कोई नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछिए मुझसे, और इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि आपको सच में कुछ समझ में आया है या नहीं आया है, और नहीं आया है तो क्या नहीं आया है, और उसको कमेंट्स में मुझसे पूछिए। अगले लेक्चर में, दैट इज़ 7th क्लास के जो चैप्टर 2 है, उसमें हम क्या देखेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, और हमें ये कैसे पता कि वो जैसा है वैसा क्यों है, इंटरनल स्ट्रक्चर। और थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हम अर्थ किससे बनी है, रॉक से या मिनरल से, थोड़ा सा रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में भी इसमें देखेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू।